चुनाव पहुंच चुका है 2100 से 2500 रुपये तक। आप कितने देंगे महिलाओं को? तमाम रोड, आप मेन रोड की बात कर रहे हैं, मैं गलियों की बात कर रहा हूँ, नालियों की बात कर रहा हूँ, सीवरों की बात कर रहे हैं, टोटल के टोटल ओवरफ्लो। अजय यादव की भी तो कोई शीश महल नहीं बन गई है, बादली में बनी है क्या? मैंने कहा फर्जीवाल जी, आप इसको आधा लीटर पीजिए पानी को, मैं आपके साथ में 2 लीटर पानी पीऊंगा। आप सबकी मोबाइल लोकेशन उठवाइए पिछले 5 साल की, कि वो लोकेशन हमारे क्षेत्र में कितनी बार आए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू है। आज हमने बातचीत की बादली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी दीपक चौधरी से। दीपक चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी NSY से भी जुड़े रहे हैं और उनके पिताजी 1998 में विधायक का चुनाव भी लड़े हैं। इस बार बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की कही गई बात, जो लाल किले के प्राचीर से कहा था कि युवाओं को देश के राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, उसी कड़ी में दीपक चौधरी को टिकट दिया गया है और युवा है और जोश भी युवा है। बातचीत का प्रमुख अंश देखते हैं पब्लिक एशिया संवाददाता के द्वारा। नमस्कार, मैं सुनील जायसवाल। आज बादली विधानसभा में युवा उम्मीदवार दीपक चौधरी से बात करेंगे। हालांकि दीपक जी पहले NSY में स्टूडेंट चुनाव में भी इन्वॉल्व रहे हैं और इनकी पत्नी यहाँ से निगम पार्षद हैं और बीजेपी ने युवा चेहरा को मैदान में उतारा है। हालांकि ये बादली विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बार के वो भी MLA रहे हैं और 2 बार के MLA अजय यादव भी। मुकाबला टफ रहेगा, लेकिन युवा हैं और हौसला मजबूत है। बात करेंगे, चुनाव पहुंच चुका है 2100 से 2500 रुपये तक। अब बीजेपी के पाले में गेंद है। आप कितने देंगे महिलाओं को? भाई देखो, ये तो हमारा, पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी पूरी पार्टी का, तमाम हमारे नरेंद्र मोदी जी का, JP नड्डा जी का, अपने योगेंद्र चंदोले जी और हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी का, तमाम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस काबिल समझा कि मैं बादली विधानसभा का नेतृत्व कर सकूँ। और बात क्या है, ये जो है, ये विषय जो है, ये हमारी पार्टी का है। पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, सारी चीज़ें तमाम हो करें। ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि कोई भी जो अभी भी दिल्ली सरकार की जो स्कीमें चल रही हैं, फर्जीवाल की नहीं, दिल्ली सरकार की, वो कोई भी एक भी स्कीम कोई बंद नहीं की जाएगी और कोई भी कम नहीं की जाएगी। उससे बढ़ा के ही जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको बिल्कुल उससे बढ़ाकर बहुत अच्छी व्यवस्था लोगों के लिए की जाएगी। दीपक जी, अभी 15 अगस्त से लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम चाहते हैं कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आए। जी। क्या लगता है आपकी पार्टी उस तरफ मुड़ गई है और युवा होने के नाते आपको उम्मीदवार बनाया है? देखिए जी, मैं जो है ये पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है और जो विज़न है, वो विज़न का तो लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। और जो उन्होंने युवाओं पर और मेरे जैसे आम कार्यकर्ता पर भरोसा दिखाया, मैं पहले भी धन्यवाद कर चुका हूँ। और आगे के चीज़ों के लिए युवा को आगे आना भी चाहिए। और जैसे कि आपने अभी कहा कि यहाँ 2 बार दोनों विधायक रह चुके हैं, तो मेरे से तो वो काफ़ी बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, यूथ भी हूँ और अवेलेबल भी हूँ। लेकिन यादव की तिकड़ी इस विधानसभा में हमेशा रही है। एक बार राजेश यादव भी लड़े हैं, अजय यादव भी लड़े हैं, देवेंद्र यादव भी लड़े हैं। बाद के दिनों में भगत जी यहाँ से चुनाव लड़े, कुछ ही अंतर से वो चुनाव हार गए थे। क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी का इस बार माहौल है, वही कमोबेश माहौल आम आदमी पार्टी का हुआ करता था, जो अभी, और प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा है कि स्वर्णिम अवसर है। क्या लगता है, आप इस बार चुनाव में कितने कंफर्टेबल हैं? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने भी ये माना कि इस बार जो है भाजपा की लहर है। और कंफर्टेबल तो मैं इतना आश्वस्त हूं कि जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, और मैं ये नहीं कि मैं टिकट घोषित होने से के बाद गया हूँ, क्योंकि मैं 2 साल पहले हम जब निगम का चुनाव लगा, तो आप मेरा सोशल मीडिया देखे, मैं तमाम डेली मैं रोड पे ही रहा हूँ
और कई बार ऐसा हुआ है कि कई जगह अगर सीवर की और नाली रोड की बात तो याद है कि मैं आया जहाँ देवेंद्र यादव की दफ्तर है, वो मुख्य मार्ग जो बुराड़ी वाली जुड़ती है यहाँ, वो बहुत हालत ख़राब है और लगातार 10 साल एमएलए रहे हैं। सड़कों का हाल बुरा है, पता नहीं गलियों में तो मैं नहीं गया, सड़कों का हाल बुरा है। तो क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या लगता है कि क्या चूक हो गई एमएलए से जो कर नहीं पाए वो? तमाम रोड, आप मेन रोड की बात कर रहे हैं, मैं गलियों की बात कर रहा हूँ, नालियों की बात कर रहा हूँ, सीवरों की बात कर रहे हैं। टोटल के टोटल ओवरफ्लो जिसने डलवाए उसने छोटे डलवाए, और जो अब हैं वो साफ भी नहीं करा पा रहे। इन पे हम इनको बूस्टर नहीं लगा पा रहे कि इनको बूस्ट करके साफ कर दें। मेरी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी या जल बोर्ड के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है, सीवर के साफ करने के फंड नहीं है। इस जो केजरीवाल 12-12 लाख रुपए के टॉयलेट के शीट लगवाता है, अगर वो आम जनता अगर एरिया में क्षेत्रों के अजय यादव की भी तो कोई शीश महल नहीं बन गई है, बादली में बनी है क्या? वो तो आप बेहतर जानते हैं। नहीं, आप बताइए ना, मतलब एज एमएलए क्या वो उन्होंने यहाँ पे शीश महल जैसा कुछ बनाया है, कोई बदलाव उनमें आया है? नहीं, बदलाव तो क्या है कि वो शीश महल तो बनाए हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है, आप जाएंगे क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कच्ची कॉलोनी और ये काटने का बड़ा ये काम लोग बहुत ज़ोरों शोर से करते हैं दोनों। लेकिन मैं उस चीज़ में पूछना चाहता हूँ, जब आप काट रहे हो सुविधा आप दे नहीं पा रहे हो, पानी आप दे नहीं पा रहे हो, गरीब आदमी को बेवकूफ़ बना के जो है आप यहाँ पे जो है बसा रहे हो। गंदे पानी का जो पूरे दिल्ली में एक गंदा पानी जो जल बोर्ड के द्वारा सप्लाई है, आपके क्षेत्र में भी वही हाल है? बहुत बुरा हाल है। मैंने पिछले दिनों 2-3 महीने 4 महीने पहले हमारे यादव नगर है, तो मैंने वहाँ पे भी कहा था, मैंने चैलेंज के साथ कहा था, मैंने कहा फर्जीवाल जी आप इसको आधा लीटर पीजिए पानी को, मैं आपके साथ में 2 लीटर पानी पीऊँगा। वो इतना गंदा पानी, कहता मैंने फ्री कर दिया। लोग 20-20 रुपए की कैन जो आती है वो 3-3, 4-4 रुपए डेली जो है वो खरीद कर पीनी पड़ रही है। 2 से 3 हज़ार रुपए जो हर महीने उन्हें पानी खरीदने का पड़ रहा है। जो थोड़े संपन्न है उन्होंने आरओ का खर्चा है उनका, उन्हें आरओ से पानी ठीक करा के पीना पड़ रहा है। आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं, मुझे ये बताइए, चेहरा कोई सीएम का ना होना कुछ नुकसान देगा इस चुनाव में? यूपी में भी नहीं था जी, वो तो बड़े राज्य हैं और बहुत बड़ा राज्य है, छोटा राज्य है, एनसीटी है, यहाँ एक चेहरे की दरकार थी, बीजेपी को एक चेहरा इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जिन्होंने चेहरा दिया हुआ है उस चेहरे ने तो ये दिल्ली का हाल कर दिया है। जो केजरीवाल जी को मुखौटा क्या नाम है, अन्ना हजारी जी को मुखौटा बना के फर्जीवाल आ गया। नहीं, कौन सा जानते थे ये आंदोलनकारी थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे? आप ये बताइए ना, इन्होंने कौन सा जो है संघर्ष किया था? इन्होंने भी तो अन्ना हजारे का चेहरा लिया था और फरेब किया। चेहरा होना से कोई नहीं है, हमारा चेहरा है नरेंद्र मोदी जी। हमारा जो विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पे है, वो जिसको भी देंगे और दिल्ली की बेहतरी के लिए देंगे। आज हम यूपी की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। क्या आज से 10 या 15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसे थे? आज कितने डेवलप हो गए हैं। जहाँ हमारे मोदी जी जो हैं वो जहाँ झुग्गी वहीं मकान के तहत जो है गरीब आदमियों को जो है वो फ्लैट देने का काम कर रहे हैं। और हमारी ही बादली विधानसभा में 7200 फ्लैट जो दिल्ली गवर्नमेंट के ड्यूशिप के हैं वो जर्जर हालत में होंगे 10 साल से, और वहाँ पे एक भी आदमी को फ्लैट नहीं दिया गया। पर जी एक सवाल ये भी उठता है ना कि इतनी योजनाएं प्रधानमंत्री अभी लगातार दिल्ली को दे रहे हैं, वो 10 साल क्यों नहीं दे पाए? बहुत कुछ कर सकती थी बीजेपी, चूँकि केंद्र में लंबे अरसे से बीजेपी की सरकार है, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जो योजनाएं अभी दे रहे हैं प्रधानमंत्री को लगता नहीं है आपको पहले ही लग जाना चाहिए दिल्ली को कुछ बेहतर बनाने के लिए, कि जिद थी कि केजरीवाल हटेगा तभी कुछ होगा, ऐसा कुछ था क्या? आप एक बात बताइए, दिल्ली में URE2 कौन बना रहे हैं? एयरपोर्ट के पास में जहाँ पे जाम रहता था वहाँ पे आज किसने बनाया है? आप प्रगति मैदान जाइए, टनल जो है वो मोदी जी ने बनाई है। जो हमारा मेरठ एक्सप्रेस वे है जिससे ईस्ट दिल्ली का सारा जाम खत्म हो रहा है वो मोदी जी बना रहे हैं। अभी देहरादून से हाईवे जो हमारे पूरी दिल्ली कई किलोमीटर दिल्ली में है वो मोदी जी बना रहे हैं। ये तो इतना करने के बाद ये हाल है, नहीं तो इस फर्जीवाल तो इसने इतना बुरा कर दिया था दिल्ली को कि लोगों के मर्डर हो जाते जाम के चक्कर में।
आप ये बताइए ना, अब पूरे 10 साल में कोई नया फ्लाईओवर बना? एक फ्लाईओवर वो 2 दिन पहले उद्घाटन किया, वो भी पंजाबी बाग का। अच्छा, आपके क्षेत्र में कोई नया स्कूल बना? कोई कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक स्कूल बना, वो स्कूल भी जो बना उसमें वहां के बच्चों का एडमिशन ही नहीं होता है। कहते हैं यहाँ के नहीं करें। ये कौन सा तर्क है कि बच्चा यहाँ का नहीं पढ़ेगा, यहाँ का पढ़ेगा? भाई शिक्षा का अधिकार तो सबका है, ये थोड़ी ना रोड पार का नहीं पढ़ेगा। हमारे यहाँ कह देते हैं जी स्वरूपनगर का बच्चा नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? बच्चे का अधिकार है, उसका विश्वास है। आखिरी 2 सवाल और लेते हैं आपसे। एक सवाल ये लेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा आपदा सरकार, आपदा सरकार, आपदा सरकार। लोगों से जब मैं पूछता हूं कि आपदा सरकार कौन है तो बता नहीं पाते हैं आपदा का मतलब क्या होता है। नहीं लगता है कि एक नैरेटिव जो प्रधानमंत्री ने गढ़ा, आपदा आपदा, वो आपदा लोग समझ नहीं पा रहे हैं? ऐसा है, बहुत से लोगों को अगर जो जैसे कि आप बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो आपदा तो लोग खुद ही बोल रहे हैं। वो तो आपदा से ज़्यादा बढ़ के, क्योंकि देखो एक राजनीति में एक जो है शब्दों का बड़ा वो संयम बरतना पड़ता है, जो हमारे मोदी जी बरतते भी हैं। नहीं तो लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैं नहीं लगता कि खोल के ही बोल देते हैं आम आदमी पार्टी सरकार 10 साल से रही है। आपदा की मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत सारे लोग जो व्यस्त रहते हैं, अपने जीवन जीने में ही मशगूल रहते हैं, संघर्ष करते हैं, उन तक बातें नहीं गई। वो आपदा का मतलब समझ ही नहीं रहे। आपदा सरकार कौन है दिल्ली में? भाई आपदा यही है ना। देखो ये तो क्या है कि आपदा हम भी लोगों को जाके बताएंगे कि आपदा क्या है। आपदा ये है कि जिसने शीश महल बना लिया उसमें मोदी जी की ने नहीं रोका, एलजी साहब ने नहीं रोका। जब पब्लिक के काम की बात आती है तो देखिए जी, मुझे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। आपने शराब नीति के तहत करोड़ों रुपए का दिल्ली सरकार में घोटाला किया, नुकसान किया, और उससे अपनी सरकार जो है गोवा बनाने के लिए चल दिए थे। ये आपदा नहीं तो और क्या है? लोग जो कोरोना के दौर में, अभी पूर्वांचल की मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्या पूर्वांचल का जो हमारा भाई बहन है वो क्या रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है? हमारा जो आपके नड्डा जी ही बोल दिए ना वो सीक्वेंस में, तभी तो बात खुली। पार्लियामेंट में नड्डा जी ने बोला कि रोहिंग्या और पूर्वांचलियों का वोट नहीं कट रहा है। तो ये जोड़ना नहीं चाहिए ना, एक डिमार्केशन। उन्होंने कहा जब एक मुद्दा उठा कि रोहिंग्या और उनको चिन्हित करके बाहर किया जाएगा और उनके जो है को ना, हाँ। लेकिन पूर्वांचल कहाँ से? लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, इन्होंने क्या है उसको नेगेटिव सेट कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या बांग्लादेशी और जो है वो और जो ये रोहिंग्या है क्या पूर्वांचल है? पूर्वांचल वो भाई बहन है जिनको तुमने कोरोना काल में अपने हाल पे छोड़ दिया था, जो हजारों किलोमीटर जो पैदल चल के गए हैं, जिनको तुम कोरोना काल में सिलेंडर तक नहीं दे पाए, उनको आज तक झुग्गी से उनको पक्के मकान नहीं दे पाए। आज पूर्वांचल का सबसे ज़्यादा हनन किया है तो इस आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। अच्छा, आपका मुकाबला किससे है? अजीत यादव से है कि देवेंद्र यादव से? मेरा मुकाबला इनमें से किसी से नहीं है। मेरा मुकाबला जो है मेरी खुद की जनता उनको जवाब दे रही है, और वो मेरा चुनाव मेरी जनता लड़ रही है। मेरे सारे जितने भी हैं आज उनसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए, दोनों 2-2 बार विधायक रह चुके हैं, आपने क्या किया है? सीवर जो भरे, मैंने आपके साथ तमाम सारी चीज़ें बताई हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरे पे आशीर्वाद मेरी जनता का है। 2 बार पहले यहाँ से हम जीते हैं, 2 बार निगम पार्षद जीते हैं, अब तीसरा हम विधानसभा का हम जो चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, तो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं नहीं मानता कि मेरा इनमें से किसी से मुकाबला। एक और बादली में बड़ा मुद्दा है कि क्षेत्र में प्रेजेंस को लेकर, उपलब्धता को लेकर, कि कौन यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं से जूझता है और लड़ता है और कौन लोगों के लिए उपलब्ध रहता है। क्या लगता है ये मुद्दा बादली में हमेशा बनता रहा है कि 2 बार के पार्षद विधायक अजीत यादव क्षेत्र के लोगों से मिलते कम है, उनका फ़ोन भी कम उठाते हैं। वहीं देवेंद्र यादव चूँकि बड़े नेता हैं, एक उपलब्धता भी मुद्दा है कि कौन यहाँ उपलब्ध रहेगा लोगों की सुनवाई और लोगों को की समस्याओं को जानने के लिए। क्या लगता है आपको? हमारे क्षेत्र की जनता को मुद्दे तो उन्हें तब पता होंगे जब वो क्षेत्र में रहते होंगे। आज हम तीनों जो कैंडिडेट हैं, उन तीनों कैंडिडेटों में से सिर्फ मैं ही हूँ जो क्षेत्र में रहता हूँ, और इसीलिए मुझे यहाँ क्षेत्र की समस्याएं पता हैं। क्योंकि जिस जाम में 2-2 घंटे बच्चे खड़े होके, स्कूल के बच्चे
अगर हमारी आम पब्लिक के आ रहे हैं, उस जाम में मेरे बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो उसी जाम में खड़े रहते हैं, वही तकलीफ झेलते हैं, वही पानी पीते हैं, वही सीवर का ओवरफ्लो देखते हैं। आप ये कहते हैं कि उनका जो 2 बार एमएलए रहे उनका सरोकार नहीं है यहाँ की समस्याओं से, वो नहीं लड़ते जूझते दिखते नहीं हो। जब जनता के बीच में आएंगे तभी तो पता चलेगा ना। अब सोशल मीडिया चाहिए, आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि कोई नेता अगर रोड पे जाता है तो सोशल मीडिया पे आजकल ज़रूर डालता है। तो आप उनकी अगर 1 साल की सोशल मीडिया उठाइए, और मैं तो एक चैलेंज के हिसाब से कहता हूँ, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप सबकी मोबाइल लोकेशन उठवाइए पिछले 5 साल की, कि वो लोकेशन हमारे क्षेत्र में कितनी बार आए हैं, आम जनता को पता लग जाएगा, आईना खुल जाएगा। जो लोग क्षेत्र में आएंगे नहीं तो उन्हें जनता की उसका कैसे पता लगेगा। चुनाव में फ्री वीज को लेकर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े चीज़ें हुई हैं, बीजेपी भी फ्री वीज की तरफ गई हैं। हालांकि वो इलेक्शन के बाद भी कई जन सरोकार और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को इंट्रोड्यूस करती हैं और कई राज्यों में लागू भी है। क्या लगता है उन योजनाओं पर दिल्ली में भी फोकस किया जाएगा? मुझे लगता नहीं है, मैं कन्फर्म हूँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात ज़रूर कही है कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी ये है कि जो कहा है वो किया है। मोदी की गारंटी ये है कि अगर हमारी लाडली बहन जो है, हमारी महिला को जो सम्मान देने का काम है, इसकी तरह पंजाब में जैसे अनेकों बहन जो ढूंढ रही हैं उस भाई को जो फ्रॉड पे 1000 का वादा करके सरकार बना गया, 3 साल हो गए, उन्हें 1 रुपये फूटी कोड़ी भी नहीं डाली। और मैं तो कह रहा हूँ 3 रक्षाबंधन चले गए उसमें, वो उस भाई को ढूंढ रही है कि भाई हमारे रक्षाबंधन पे पैसे भेज देते, उन्होंने 1 फूटी कोड़ी नहीं। तो लेकिन जी, चुनाव में लगता है कि महिला वोटर भी पंजाब में जिस तरह से केजरीवाल ने वादा किया था कि 1000 रुपया प्रति माह महिलाओं को देंगे, वो सूट बनवा लेंगी, कुछ और कर लेंगी, अपने पसंद की खाना खा लेंगी, कपड़े खरीद लेंगी, तो क्या वो ठगा हुआ महसूस कर रही है दिल्ली की महिलाएं? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। आज मैं कहता हूँ कि हमारी हरियाणा की बहनें देखिए, उनकी पहली किस्त भी आ गई है। जो वादा किया था कि 1000 रुपये जो हम महीना देंगे, वो आज हरियाणा चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए। जो वादा किया था मोदी की गारंटी के तहत, मोदी जी की गारंटी के तहत, क्योंकि मोदी जी ने कहा था ये मोदी की गारंटी है, तो मैं फक्र से कहता हूँ कि मोदी जी की गारंटी पे हमारे सारे राज्यों में दी जा रही है। और पंजाब में की तरह आज हमारी दिल्ली की महिलाएं भी पहचान चुकी हैं, क्योंकि OTP के नाम पे उन्होंने उनके खातों से पैसे निकाल लिए हैं। आज उन्हीं का विभाग, महिला बाल विकास विभाग और जो है अपना स्वास्थ्य विभाग, वो कह रहा है ऐसी योजना ही नहीं है हमारे पास में, किसी से OTP शेयर ना करें, किसी से अपना कोई दस्तावेज ना शेयर करें। बहुत सी महिलाओं ने शेयर किया, उनके बैंकों से खाते से पैसे निकल गए हैं। आज हमारे जो बुजुर्ग हैं, आयुष्मान योजना 33 राज्यों में चल रही है, लेकिन हमारे 2 राज्य बंगाल और हमारा दिल्ली, इन्होंने लागू नहीं होने दी। और उसके एवज में हमारे 7 सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोर्ट गए हैं, और कोर्ट में जाके उन्होंने जो है कोर्ट का सहारा लिया है, और तब हम ये लागू करवाएंगे कि भाई जो है गरीबों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। दीपक जी का कहना है कि हमारे पास मोदी जी की गारंटी है, और केजरीवाल को जहां बताने के लिए कोई राज्य नहीं है कि वहाँ वो दे रहे हैं, वहीं इनके पास कई अन्य राज्य भी हैं जो बता रहे हैं। जैसे हरियाणा में 1 किस्त आ गया महिलाओं के खाते में, महाराष्ट्र में दिया जा रहा है, MP में दिया जा रहा है, लेकिन केजरीवाल के पास ये भी बताने के लिए नहीं रहा इस चुनाव में कि वो पंजाब में दे रहे हैं। तो ये सवाल तो उठेगा ना। इनकी दीपक चौधरी का साफ मानना है कि हम मोदी की गारंटी में चुनाव लड़ेंगे, हम जो कहेंगे वो करेंगे, और 2500 और 2100 से बढ़ के भी महिलाओं के लिए हम करने वाले हैं। 98 में इनके पिताजी भी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े थे, वो कांग्रेस से थे, लेकिन कुछ ही मतों से वो हार गए थे। लेकिन युवा जोश और प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि सबसे ज़्यादा राजनीति में भागीदारी युवाओं को लेना चाहिए, बादली विधानसभा में एक युवा सोच है, जहां 2-2 बार के MLA भी हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से 2-2 बार MLA आजमाए जा चुके हैं, और एक नया चेहरा है दीपक चौधरी यहाँ के लिए। हालांकि बतौर MLA बहुत सारा पदों पर रहे हैं, पहले निगम पार्षद भी रहे, इनकी पत्नी निगम पार्षद हैं, और NSUI में चुनाव लड़े हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बादली विधानसभा में दीपक चौधरी को
लोग कितना पसंद करते हैं और कितना हौसला देते हैं कि चुनाव जीत सके।